विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। विपक्षी विधायक के एक बयान से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हुए और फिर 20 मिनट तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रही। दरअसल यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक धर्मराज सिंह यादव अध्यक्ष सतीश महाना की कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी करते दिखे और आरोप लगाया कि विधानसभा स्पीकर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं और इसी आरोप के बाद सतीश महाना नाराज हुए। आपको इसी पर एक रिकॉर्ड दिखाते हैं। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सब मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। सदन में पक्ष विपक्ष में संग्राम तो खूब देखे होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष पर ही निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगा दिया और फिर जो नजारा दिखा वो सबके सामने है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। कोई अधिष्ठान आगे यहाँ पर बैठ जाए। रवि आइए। दरअसल यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक धर्मराज सिंह यादव अध्यक्ष सतीश महाना की कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते और इसी आरोप के बाद सतीश महाना गुस्से में आ गए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं विपक्ष को बोलने नहीं देता तो मैं यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले दिन कहा था इस बात को। समाजवादी पार्टी के सदस्य की टिप्पणी से आहत सतीश महाना ने पहले तो कड़ी आपत्ति जताई और फिर पीठ छोड़कर जाने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान से यूपी विधानसभा में खलबली मच गई। सदस्यों ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर अपने कक्ष में चले गए। बाद में सपा सदस्यों ने उन्हें कक्ष में जाकर मनाया और पीठ संचालन के लिए तैयार किया। मोबाइल पे बैन लगाना कहीं को उचित नहीं है। कई चीजें होती हैं कि हम लोग मोबाइल पे आज के सोशल मीडिया में बहुत कुछ वहाँ पे जब कोई प्रश्न होता है कुछ होता है तो उससे हम लोग निकालते रहते हैं। तो पार्लियामेंट में भी मोबाइल अलाउ है। पार्लियामेंट में भी सांसदों के मोबाइल जाते हैं तो मोबाइल कहीं से बैन करना उचित नहीं है और पेपर और कागज नहीं ले जाएंगे तो विधानसभा में करेंगे क्या जाके। तो मुंह पे पट्टी बांधना बाकी रह गया। ये सरकार मुंह पे पट्टी भी बांध दे और विधायकों को वहाँ ले जाके बिठा दे, बस इतना बचा है। नियमावली में बहुत सारी नई चीजें लाई गई हैं और कुछ पुरानी चीजों को संशोधित भी किया गया है। हम सभी सदस्यों ने उसमें अपने सुझाव दिए हैं। प्रमुखता से मैंने उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव वो रखा था कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, नियमावली में उसका प्रावधान होना चाहिए और बिल के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी जैसे पार्लियामेंट में है वो बिल के ऊपर बननी चाहिए क्योंकि हम यहाँ कानून बनाने आते हैं सदन में। यूपी विधानसभा की नई नियमावली विधेयक सदन में पेश किया जाना है। नई नियमावली 65 साल बाद तैयार की गई है। नियमावली विधेयक में किए गए संशोधन पर तीसरे दिन भी चर्चा हुई थी। इस दौरान सदन में विधायकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे और आज भी नियमावली विधेयक पर चर्चा हुई। नई नियमावली में क्या होगा? सदन में किसी दस्तावेज को नहीं फाड़ सकेंगे, अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ पीठ नहीं दिखा सकेंगे, एमएलए सदन में जोर जोर से ठहाके नहीं लगा सकेंगे, विजिटर गैलरी में बैठे किसी को इशारा नहीं कर पाएंगे, सदन में मोबाइल फोन समेत कई चीजों पर पाबंदी होगी। और इसी नियमावली के पेश होने से पहले विपक्ष ने विरोध दर्ज करवाया और फिर बात विधानसभा स्पीकर के निष्पक्षता पर आ गई। और इसी नियमावली के पेश होने से पहले विपक्ष ने विरोध दर्ज करवाया और फिर बात विधानसभा स्पीकर के निष्पक्षता पर आ गई और समाजवादी पार्टी के विधायक के आरोप पर बवाल मच गया। नई नियमावली आई है उसका विरोध विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में लाएंगे और उसमें कोई संसद से होगा, सदन में चर्चा करके निर्णय। खैर, नई नियमावली के खिलाफ भले ही विपक्ष जो भी दलील दे, लेकिन ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1958 के बाद योगी सरकार में नई नियमावली पेश होने वाली है, जिसके लिए तैयारी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सब मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। और चलिए बात उपचुनावों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस सीट पर आगामी 5 सितंबर को मतदान होंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे।
लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट पर उम्मीदवार चुनना मुश्किल है और साथ ही अखिलेश यादव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे का परीक्षण भी इस चुनाव में होना है। अगर घोसी सीट के अब तक के परिणाम को समझा जाए तो साल 1996 से 2002 के बीच बीजेपी की जीत हुई। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली, जबकि साल 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। साल 2019 में फिर से बीजेपी को जीत हासिल हुई। उपचुनाव 2019 में विजय राजभर की जीत हुई और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने सीट पर जीत हासिल की। लेकिन उस समय वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस बार दारा सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए इस परीक्षा में पास करना काफी बड़ी चुनौती। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट, जहां सपा के लिए अपनी दावेदारी को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट खास का सवाल है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते दारा सिंह चौहान ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही घोसी सीट खाली थी, जिस पर आगामी 5 सितंबर को चुनाव होंगे और 8 सितंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से रिक्त हुई घोसी विधानसभा सीट पर भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी वहां किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, इस पर तो सबकी निगाहें रहेंगी ही, लेकिन घोसी विधानसभा सीट पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सब टकटकी लगाए हुए हैं। घोसी का उपचुनाव अखिलेश यादव के राजनीतिक कौशल के लिए भी कड़ी परीक्षा की तरह होगा कि वो यहां से किसे उम्मीदवार बनाते हैं और अपनी पीडीए नीति के तहत क्या जीत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद है बीजेपी की तरफ से सीट पर दारा सिंह चौहान ही उम्मीदवार होंगे। 18 तारीख को हम लोग एनडीए में शामिल हो गए। अब वहां एनडीए चुनाव लड़ेगा। अब एनडीए के घटक दल बैठेंगे, तय होगा कौन सी पार्टी लड़ेगी, तो अब एनडीए को तय करना है। अब विपक्ष रह नहीं गया। जो विपक्ष में लोग हैं वो भाजपा को जितवाने के लिए लड़ते हैं। अब विपक्ष भाजपा को जितवाने के लिए लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव के तमाम साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इसमें सुसभा के ओपी राजभर, महान दल के केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता भी हैं। ऐसे में घोसी उपचुनाव में सपा की कोशिश ये साबित करने की होगी कि पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को जनता का साथ मिलने वाला है या नहीं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के साथ जाति जनगणना का मुद्दा भी उछाल रहे हैं। घोसी उपचुनाव में उनके इस मुद्दे का भी लिटमस टेस्ट होने जाना है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चयन करेगी, अपने सहयोगी दल के साथ बैठ के चयन करेगी। और मैं इतना कह सकता हूं, जो एक रिकॉर्ड 22 के बाद बन रहा है कि हम सभी बाई इलेक्शन, अधिकांश 2 को छोड़ के अधिकांश सभी बाई इलेक्शन हम लोग जीतते आए हैं, वो भी घोसी भी जीतेंगे। एक ही उत्तर प्रदेश में एक ही विधानसभा का उपचुनाव होना है। जी जी, पहले से समाजवादी पार्टी की वो जीती हुई सीट थी। जी, हमारा जीता हुआ विधायक भगोड़ा साबित हो गया। जी, तो उस भगोड़े को सबक सिखाने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से उस सीट को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी और प्रत्याशी का चयन भी बहुत सोच समझ के करेंगे। दरअसल घोसी विधानसभा सीट जातीय समीकरण को समझने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि घोसी 4,20,000 मतदाताओं वाली सीट है, जहां दलित मतदाता 60,000 हैं, मल्हार वोटर 70,000 हैं, चौहान वोटर 45,000 के करीब हैं, यादव मतदाता की संख्या 40,000 है, वहीं सिया और सुन्नी की 75,000 है, राजभर 35,000 और क्षत्रिय 40,000 के करीब है। यानी दलित से लेकर स्वर्ण तक और सिया से लेकर सुन्नी तक ये सीट काफी अहम है। ऐसे में दोनों दलों की कोशिश इस सीट को जीतने की है, लेकिन अखिलेश के लिए इस सीट पर चुनौती है कि उनके जिताऊ विधायक अब बीजेपी के पाले में है, जो अब उन्हीं के खिलाफ लड़ाई को तैयार है।
न्यूज 18 के लिए अभिषेक के साथ मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट। और अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस चेहरे की जो फिलहाल अखिलेश के साथ तो है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। और ये कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है कि एक दिन पहले ही आरएलडी के 8 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान भी राज्यसभा से नदारद रहे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी के साथ 24 में नजर आने वाले हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के लिए जयंत क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट मतदाता है, जो विधानसभा की 120 सीटों पर असरदार हैं। वहीं 45 से 50 सीटों पर जाट मतदाता जीत और हार तय करते हैं। और 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। उसी जाट वोट बैंक पर जयंत की अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी की एक कोशिश है कि जयंत को साथ लाकर लोकसभा में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया जा सके। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे मायावती अखिलेश का साथ आना हो, चाहे बिहार में नीतीश लालू का साथ आना हो, चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना के साथ आना हो। ये सत्ता है, यहाँ पल भर में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। एक ऐसा ही समीकरण अब यूपी में बन रहा है, जिसका सीधा असर 2024 के चुनावी चक्रव्यूह पर पड़ेगा। आरएलडी से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इन दिनों आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर अपने नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इसीलिए एक ओर जहां वो लगातार विपक्षी दलों के साथ बने रहने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चाहे पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो या राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल में वोटिंग न करके वो एनडीए के साथ गठबंधन का रास्ता भी खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा लिया, न राजभर रुके न महान दल रहा, और अब न ही जयंत टिकते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है, तो क्या अखिलेश के करीबी एक एक कर छिटकते जा रहे हैं? अगर नहीं, तो आरएलडी के 8 विधायकों की सीएम योगी से मुलाकात के मायने क्या है? क्या सियासत में इस तरह के इशारों और संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है? अगर नहीं, तो क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक मजबूत पार्टनर मिल गया है? क्या जयंत अखिलेश की साइकिल छोड़ बीजेपी का कमल खिलाने में साथ खड़े होंगे? देखिए, अटकलें लगाना तो मीडिया का काम है, हम अटकलें नहीं लगाते हैं। अब विधानसभा चल रही है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी बैठते हैं तो अन्य दल के लोग अपना डेलीगेशन लेके जाते हैं, तो हो सकता है उसी में गए हों। लेकिन राज्यसभा में क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अटकलें आप लगाइए और आप ही लोग बता सकते हैं आगे क्या होएगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे। कि हर एक कोई दल किसी विशेष वर्ग या जाति या किसी क्षेत्र के लिए जो बनती है, वो पिछली सरकारों की गलत नीतियों, उदासीन रवैया, उनके साथ धोखेबाजी, षड्यंत्र और शिकार करने के नाते, जो शोषण होने के नाते वो अलग से इकट्ठा होती हैं, फिर वो राजनीतिक दल बनाती हैं। और पिछली सरकारों ने ऐसे ही किया, जैसे निषादों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, तो दल बन गए, किसानों के दल बन गए, फिर निषादों के दल बन गए। सत्ता पक्ष से इशारा साफ है कि जयंत साथ आने वाले हैं, जबकि जयंत भी इन खबरों का खुलकर खंडन नहीं कर रहे। वैसे भी पश्चिम की लड़ाई में खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने पहले ही सैनी समाज के 2 बड़े चेहरों राजपाल सैनी और साहेब सिंह सैनी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये दोनों नेता सैनी समाज से आते हैं, जिसका पश्चिमी यूपी में तगड़ा प्रभाव है। लेकिन सैनी मतदाताओं के साथ अगर जाटों का समर्थन मिल गया, तो पश्चिम में एनडीए को क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब जयंत बीजेपी के साथ हो, क्यों? और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें।